नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल कोर्ट्स से संबंधित आर्टिकल को। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 की महामारी के कारण वर्ल्ड ऑर्डर में क्या डिसरप्शन आ रहा है। तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल वर्चुअल कोर्ट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 22 मार्च को हमारे पूरे देश में लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर दिया गया था। लॉकडाउन की सिचुएशन में कोर्ट्स का फंक्शन करना संभव नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। वकील कैसे पहुंचेंगे कोर्ट्स, विटनेस कैसे आएंगे, कोर्ट का दूसरा स्टाफ कैसे आएगा। लेकिन जुडिशरी ने सोचा कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अर्जेंट जस्टिस को एक्सेस करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो फिजिकल कोर्ट्स तो नहीं लग सकती, लेकिन अर्जेंट केसेस को हैंडल करने के लिए कुछ कोर्ट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से काम कर सकती हैं। तो कुछ दिनों पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने रूल्स बताए कि जो कोर्ट्स वर्चुअली काम करेंगे यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से काम करेंगे, उनको किन रूल्स को ध्यान रखने की आवश्यकता है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से अगर कोर्ट्स काम करती हैं तो ये वैलिड होगा। तो इसके बाद ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि काफ़ी सारी दूसरी हाई कोर्ट्स ने भी वर्चुअल प्रोसीडिंग्स को होल्ड किया। यहाँ पर काफ़ी सारी बार एसोसिएशंस का एक कंसर्न है। उनका कहना है जब तक देखो ये लॉकडाउन है तब तक तो वर्चुअल कोर्ट्स ठीक हैं, लेकिन लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू प्रोसीडिंग नहीं कंडक्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ओपन कोर्ट्स लगती हैं, फिजिकली जब हम कोर्ट में जाते हैं, केसेस की सुनवाई होती हैं, वहाँ पर देखो वकील, विटनेस, केस से जुड़े दूसरे लोग, इवन पब्लिक भी मौजूद रह सकती है। तो इसीलिए वो कोर्ट होती है ओपन कोर्ट। कुछ स्पेशल तरह के केसेस को अगर हम छोड़ दें, जैसे फैमिली केसेस, फॉर एग्जांपल कोई कपल सेपरेट हो रहा है, तो पब्लिक को ये जानने की आवश्यकता नहीं है ना कि कपल क्यों सेपरेट हो रहा है। तो जनरली ऐसे केसेस की सुनवाई प्राइवेट में ही होती है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो वर्चुअल कोर्ट्स है ना, ये ओपन कोर्ट्स नहीं होती। जब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होती हैं, तो सिर्फ वकीलों के पास पासवर्ड होता है और उनको मना किया जाता है कि आप इस पासवर्ड को दूसरों के साथ शेयर मत कीजिएगा। तो आम जो पब्लिक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा नहीं ले सकती। बट देखो, बार एसोसिएशंस का ये जो कंसर्न है, इसको तो आसानी से एड्रेस किया जा सकता है। आप प्रोसीडिंग्स की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर दो, जिसको देखना है वो प्रोसीडिंग्स को देख सकता है। इससे कंसर्न जो है वो एड्रेस हो जाएगा। और देखो, वर्चुअल कोर्ट्स अगर लगती हैं तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस जैसे कि जुडिशियल प्रोसेस जल्दी जल्दी होने लगती है, और जो बैकलॉग बहुत ज़्यादा जमा हो गया है केसेस का, वो भी कम होने लगेगा, क्योंकि केसेस की सुनवाई जल्दी जल्दी होने लगेगी, टाइम वेस्ट कम होगा। इवन देखो, विटनेसेस को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे पुरानी फिल्मों में आप देखते थे, विलेन कहता था तेजा कल सुनील अपनी गवाही नहीं दे सकेगा कोर्ट में। तो विटनेसेस को प्रोटेक्ट करना एक बड़ी समस्या होती है। ऑनलाइन अगर सुनवाई होगी तो विटनेसेस को प्रोटेक्ट करने की समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट हो ये सकता है, लोअर कोर्ट्स में जब केसेस की सुनवाई हो तो पार्टीज के कंसेंट की सहायता से जो सबूत हैं वो भी ऑनलाइन सबमिट किए जा सकते हैं। और हायर कोर्ट्स में एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि रिटर्न ब्रीफ्स को एडवांस में ही सबमिट कर दिया जाए, और ओरल आर्ग्यूमेंट्स यानी जो बहस होती हैं उसके लिए एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया जाए कि इस केस में वकील आपस में बहस करेंगे 11:15 से लेके 11:30 के बीच में। इससे देखो जजमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंसाइज हो सकती हैं, मतलब शॉर्ट जजमेंट्स आ सकती हैं। नेक्स्ट फ़ायदा, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। एक्यूज्ड को, विटनेस को या फिर केस से जुड़े दूसरे लोगों को बार बार कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, मैन वर्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और इवन देखो, अक्सर ये शिकायत रहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
दिल्ली से काम करती है, जबकि दूर दराज के इलाकों के जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल केरल का कोई पर्सन है, उसका कोई केस चल रहा हो सुप्रीम कोर्ट में, तो उसे एक लंबी दूरी तय करके आना पड़ता है। वर्चुअल कोर्ट्स अगर लगती हैं तो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनको भी एड्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोर्ट में केसेस का जो मैनेजमेंट है वो भी ज़्यादा अच्छे से हो सकता है अगर वर्चुअली कोर्ट्स काम करती हैं। तो आवश्यकता ये है कि लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद भी वर्चुअल कोर्ट्स के कंसेप्ट को और अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। बट देखो, कुछ चैलेंजेस भी हैं, इन चैलेंजेस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर ऑडियो ट्रांसमिशन के माध्यम से जो सबूत प्रेजेंट किए जाएंगे वो कितने ऑथेंटिक हैं, उनको एडमिट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, इसके लिए प्रोसेस को आसान बनाना होगा। नेक्स्ट, विटनेस की आइडेंटिटी को सुनिश्चित करना ये एक दिक्कत भरा काम हो सकता है। पता लगे सुनील की जगह कोई दूसरा पर्सन ही गवाही दे गया और जज साहब आइडेंटिफाई नहीं कर सके। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ हियरिंग। अब जैसा देखो हमने बात की कि कुछ केसेस की जो सुनवाई होती है वो इन प्राइवेट होती है, बाकी लोग उसमें मौजूद नहीं होते जो केस से जुड़े हुए नहीं हैं। तो पता लगे इन केसेस की सुनवाई हो रही थी वर्चुअल कोर्ट्स के माध्यम से और किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और बाद में उस वीडियो रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर क्वालिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। पता लगे जज साहब सज़ा सुना रहे हैं कि आपने पब्लिक में मास्क नहीं पहना, इसलिए आपको इस पॉइंट पर वीडियो चलनी बंद हो जाए। तो जो एक्यूज्ड है वो तो सस्पेंस सेंस में कितनी ज़्यादा उसको एंजाइटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट, ऑडियो और वीडियो इक्विपमेंट्स काफ़ी पुराने हो सकते हैं, इस वजह से भी वर्चुअल कोर्ट्स की फंक्शनिंग में दिक्कत आ सकती है, पावर कट लग सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि टाइम दिया गया हो वकीलों को कि आपको 11:15 पे बहस स्टार्ट करनी है, लेकिन एन मौके पर कनेक्शन इस्टाब्लिश ही ना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी सारे विटनेस वल्नरेबल सेक्शंस से भी तो हो सकते हैं ना। अब नहीं है कंप्यूटर, ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वर्चुअल प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सके, अगर है भी तो हो सकता है चलाना ना आए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और ऐसा नहीं है, देखो खर्चा कम होगा, खर्चा दूसरी चीज़ों पे बढ़ जाएगा, जैसे कंप्यूटर्स लेने पड़ेंगे कोर्ट्स में ज़्यादा और ज़्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। हमारे देश में वैसे भी सरकारी तंत्र में अभी फ़िलहाल साइबर सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो हैकिंग का खतरा भी बना रहेगा। अब लास्ट में वे फॉरवर्ड में कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सरकार को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कोर्ट्स भी उस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठा सकें। नेक्स्ट, केसेस का क्लियर क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि ये जो केसेस हैं इनकी सुनवाई आप वर्चुअली कर सकते हो, लेकिन जो सेंसिटिव केसेस हैं जिनमें पब्लिक को अलाउ नहीं किया जाता है उनकी सुनवाई वर्चुअल माध्यम से नहीं होनी चाहिए। तो आप क्लासिफिकेशन कर दो केसेस का। नेक्स्ट, अभी देखो जो ऑनगोइंग केसेस हैं कोर्ट्स में उनके रिकॉर्ड्स को भी डिजिटाइज करने की आवश्यकता है ताकि फ्यूचर में उनकी वर्चुअल प्रोसीडिंग्स हो सके। नेक्स्ट, अभी देखो कोर्ट्स में जिस प्रकार से केसेस को मैनेज किया जाता है, इस केस मैनेजमेंट सिस्टम को मॉडिफाई करने की आवश्यकता है नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। लास्ट पॉइंट, प्रोसीडिंग्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी अच्छे से मैनेज करने की आवश्यकता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन जिस स्टेक होल्डर तक पहुंचनी चाहिए वो आसानी तक पहुंच सके। ये हमने वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है M.K. नारायणन के द्वारा। ये पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। राइटर देखो इस आर्टिकल में काफ़ी सारे पॉइंट्स देते हैं कि कोविड-19 की महामारी की वजह से वर्ल्ड में क्या डिसरप्शन आ सकता है, क्या चेंज हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट दिया जाता है राइटर के द्वारा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है वो वीक होगा। कोविड-19 की महामारी के कारण आपने देखा विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। विभिन्न देशों का फोकस अपने आप पर है
कि अपने देश में इस महामारी पर कैसे काबू पाया जाए। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, उनके बीच भी कोऑपरेशन ना के बराबर फिलहाल देखने को मिल रहा है। इवन देखो WHO, UN ये किस प्रकार से इनसिग्निफिकेंट हो गए, हमने पहले काफ़ी डिस्कशंस में समझा और डिस्कस किया। WHO पर काफ़ी तरह के आरोप लगाए गए USA और दूसरे देशों के द्वारा कि इन्होंने चाइना के इंटरेस्ट में काम किया, ट्रांसपेरेंसी नहीं एक्सरसाइज की, वर्ल्ड को नहीं बताया समय रहते कि कितना ज़्यादा वर्ल्ड को खतरा है इस नोवल कोरोना वायरस से। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पर भी आरोप लग रहे हैं। ये काउंसिल काफ़ी ज़्यादा स्लो रही क्राइसिस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने में। इवन देखो चाइना ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया और कोविड-19 के इशू को डिस्कस भी नहीं होने दिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट का जो रोल है पब्लिक को पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने में वो बढ़ जाएगा। वैसे देखो 1990 के बाद इंडिया समेत काफ़ी सारे देशों में ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, न्यू लिबरलिज्म आया 90s के बाद, मार्केट फोर्सेस पर ज़्यादा फोकस हुआ कि सब कुछ मार्केट डिसाइड करेगी, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या कंज्यूम करना है, क्या रेट होगा। स्टेट का रोल होगा सिर्फ फैसिलिटेटर का। लेकिन इस महामारी के बाद स्टेट का जो रोल है एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट के द्वारा इंडिविजुअल राइट्स का ज़्यादा वायलेशन होगा। जैसे देखो केरल में इस प्रकार की खबरें आई कि केरल की सरकार ने कोविड-19 के पेशेंट्स का जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। इसी प्रकार से यूरोप के कंट्रीज़ में भी बहुत सारी खबरें आईं पर्सनल लिबर्टीज़ के वायलेशन की। लेकिन पहले क्या होता था, यूरोप के कंट्रीज़ में जनता बहुत ज़्यादा विरोध करती थी कि सरकार हमसे हमारी लिबर्टीज़ को कैसे छीन सकती है। लेकिन इस बार चूंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है तो यूरोप में किसी प्रकार के कोई प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो फ्यूचर में स्टेट जो है इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा वायलेट करेगा। ऐसा वायलेशन आमतौर पर चाइना जैसे अथॉरिटेरियन रेजिम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी सारे पुराने लॉज का इस्तेमाल होगा। जैसे इंडिया में देखो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये तो 2005 में आया था। तो ऐसे पुराने एक्ट्स जिनका लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऐसे एक्ट्स का इस्तेमाल होगा। स्टेट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी। एक देश देखो इस महामारी से स्ट्रोंग होकर निकलेगा, वो है चाइना। चाइना ने बहुत हद तक अब इस महामारी को कंटेन कर लिया है। चाइना को बहुत सारे लोग नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। कई सारे देशों के लीडर्स ने चाइना को क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन चाइना की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो दिन रात काम कर रही है कि सॉफ्ट पावर को इंक्रीज किया जाए और चाइना से फोकस हटाया जाए। इसलिए चाइना एड देने की कोशिश कर रहा है, मेडिकल सप्लाईज देने की कोशिश कर रहा है, ताकि नैरेटिव चेंज हो जाए। नैरेटिव ये बन जाए कि चाइना ने वर्ल्ड की हेल्प की, चाइना ने लीस्ट डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प की इन क्राइसिस को टैकल करने में। चाइना के पास एक प्लस पॉइंट देखो ये है, बाकी देश अभी भी संघर्ष कर रहे हैं इस महामारी पर काबू पाने में। लेकिन चूंकि चाइना बहुत हद तक कंटेन कर चुका है तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है। इसलिए चाइना एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई भी कर पा रहा है और मेडिकल किट्स भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चाइना को इस बात का भी एहसास है कि विभिन्न देशों की बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो सकती हैं इन क्राइसिस की वजह से, बैंकों का भी पतन हो सकता है। तो चाइना इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रहा है। जैसे चाइना के सेंट्रल बैंक ने जनवरी में HDFC बैंक में 1% शेयर्स को परचेज कर लिया। विभिन्न देश इससे चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे देश की कंपनीज को चाइना की कंपनीज टेक ओवर कर लें, एक्वायर कर लें। इसीलिए इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी चाइना से आने वाली FDI पर। और इंडिया के अलावा दूसरे देश फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन्होंने भी चाइना से आने वाली इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। बट देखो दिक्कत ये है कि चाइना को रोकना आसान नहीं है। आज के समय में चाइना की जो प्रेजेंस है वो हर जगह है। RCEP का एग्जाम्पल ले लीजिए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एग्जाम्पल ले लीजिए। चाइना हर तरफ इन्वेस्ट कर रहा है और कर भी चुका है। तो उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा चाइना उठाएगा अपना इन्फ्लुएंस और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए। इस महामारी से
एक देश जिसको सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो है यूएसए। यूएसए में अभी तक देखो 10 लाख के आसपास केसेस सामने आ चुके हैं कोविड-19 के। पहले ही कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा था कि यूएसए की जो हेजमनी है बहुत हद तक डिक्लाइन हो चुकी है, और अब तो कोविड-19 की महामारी के कारण यूएसए की हेजमनी और भी ज़्यादा डिक्लाइन होगी। यूएसए जिसे फॉलिंग स्टेट कहा जा रहा था, ऐसा नैरेटिव और ज़्यादा बनेगा कि अब यूएसए वर्ल्ड अफेयर में ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं कर सकेगा। देखो पहले तो क्या होता था, खास करके यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वर्ल्ड में कुछ भी गलत होता था, जैसे सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया, यूएसए ने आवाज़ उठाई कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका यूएसए निभाता था, क्योंकि बहुत बड़ी पावर था यूएसए, सुपर पावर था। लेकिन आज के समय में यूएसए काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है, तो इसलिए यूएसए ग्लोबल अफेयर्स में ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करेगा, और इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो चाइना को होगा, क्योंकि चाइना यूएसए को रिप्लेस करके खुद सुपर पावर बनना चाहता है। यूरोप की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्होंने पहले पूरे वर्ल्ड में विभिन्न देशों को कॉलोनी बनाया था, आज देखो ये बहुत बड़ी पावर नहीं है। यूके, फ्रांस, ये देश तो यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उनको स्टैंड क्या लेना है, उनके कॉमन इंटरेस्ट है क्या। कितने साल लगा दिए ब्रिटेन ने ये डिसाइड करने में कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। यही सिचुएशन फ्रांस की है। जर्मनी हालांकि अभी भी एक बड़ी पावर है, बट बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो तो यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं उनका कॉमन इंटरेस्ट है क्या। वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये भी काफ़ी मुश्किल भरे हालात फेस करने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। इजराइल इस सिचुएशन का लाभ उठा सकता है। इजराइल के पास काफ़ी ज़्यादा रिजिलियंस भी है और क्राइसिस को अपने पक्ष में यूटिलाइज करने की क्षमता है इजराइल के पास। इंडिया की बात करें, इंडिया को भी काफ़ी नुकसान होगा कोविड-19 की महामारी से। एक तो देखो हमारे नेबरहुड में चाइना का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि चाइना विभिन्न देशों को मेडिकल सप्लाईज और दूसरी तरह की एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई दे रहा है। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी चाइना से सप्लाई लेंगे और चाइना का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। दूसरे देखो, वेस्ट एशिया से हम ऑयल परचेज़ करते थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ऑयल की डिमांड कम होगी तो हमारे रिलेशन वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ भी कमज़ोर होंगे, और हमारा डायस्पोरा जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, बड़ी संख्या में है, वो घर को लौटेंगे इस महामारी के कारण। तो इससे भी इंडिया की पोजीशन वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के सामने कमज़ोर होगी, क्योंकि हमारा डायस्पोरा बड़ी भूमिका निभाता था वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को मजबूत करने में। तो ये हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए कि वर्ल्ड ऑर्डर किस प्रकार से चेंज हो सकता है, किस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर में डिसरप्शन आ सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया कितना बेहतर ढंग से कोविड-19 महामारी पर काबू पा पाएगा, काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हमारी लीडरशिप की क्वालिटी कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी कैसी है सभी लेवल्स पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारा कितना ज़्यादा मजबूत है, जैसे इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल आईसीएमआर या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस कितने ज़्यादा रोबस्ट हैं, कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर कैसा है हमारे देश में, और लोगों में एकजुटता कितनी है, सोशल कोहेरेंस कैसी है, क्या सोशल फैब्रिक हमारे देश का अच्छा है या फिर नहीं है। राइटर कहते हैं देखो अगर हम प्राग्मेटिक होकर बात करें तो इनमें से काफ़ी सारे फैक्टर्स पर, पैरामीटर्स पर हमारे देश की सिचुएशन अच्छी नहीं है। इवन कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में सदियों पुरानी जो हमारे समाज में सोशल एविल्स हैं वो सामने आ रही हैं, जैसे कम्युनलिज्म, कास्ट के आधार पर, क्लास के आधार पर, क्रीड के आधार पर भेदभाव, इनइक्वालिटीज़ सामने आ रही हैं। एक इंडिया ऐसा है जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है, लेकिन एक दूसरा इंडिया जिसे भारत के नाम से जाना जाता है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। उनके लिए मेन कंसर्न है अपनी भूख को मिटाने का इंतज़ाम करना। देखो ये बात सच है कि लॉकडाउन लगाना हमारे देश में ज़रूरी था, लेकिन जिस हिसाब से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया गया
प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई कि ऐसे वल्नरेबल सेक्शंस का कैसे सरकार ध्यान रखेगी। कोऑर्डिनेशन शुरुआत में नहीं देखने को मिला सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और स्टेट्स के बीच। इन सब रीजन्स की वजह से लॉकडाउन की मार गरीब लोगों पर सबसे ज़्यादा पड़ी है। हमने देखा किस प्रकार से माइग्रेंट वर्कर्स शहरों से चलने लगे अपने गांव की ओर पैदल ही। उनका ये मानना है जैसे सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली हैं कि हम तो एग्जिट करते ही नहीं हैं। देखो कुछ हद तक प्लानिंग बिल्कुल अभी भी नहीं देखने को मिल रही है। कई राज्यों की सरकारें ऐसी हैं जो कोटा से स्टूडेंट्स को वापस बुलाने का इंतजाम कर रही हैं, उनको वापस लाया जा रहा है। अगर देखो कोटा से स्टूडेंट्स को लाया जा रहा है तो दूसरी सिटीज से क्यों नहीं। फॉर एग्जांपल राजेंद्र नगर में अभी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं दूसरे राज्यों के, वो फंसे हुए हैं, वो अपने रूम्स में हैं, उनके जाने का कोई इंतजाम नहीं है। इवन माइग्रेंट वर्कर्स को वापस क्यों नहीं ले जाया जा रहा है। अगर एक वर्ग को ले जाया जा रहा है, जो रीज़न है नहीं ले जाने का वो बिल्कुल सही है कि एक भी पर्सन को अगर इन्फेक्शन होता है तो बाद में वो इन्फेक्शन गांव में फैल सकता है, दूर दराज के इलाकों में फैल सकता है। इसीलिए लॉकडाउन का मतलब ही यही है कि जो जहां पर है वहीं पर रहे। लेकिन क्वेश्चन यही उठता है, तो फिर पर्टिकुलर वर्ग को यानी कोटा के स्टूडेंट्स को क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है, क्यों प्रॉपर प्लानिंग नहीं देखने को मिल रही है, क्यों ऐसा है एक स्टेट को अलाउ किया जा रहा है दूसरे स्टेट को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो यहां पर प्रॉपर प्लानिंग देखने को मिल सकती थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके बाद राइटर के द्वारा यह भी कहा जाता है, अगर देखो समय रहते सरकार ने वल्नरेबल सेक्शंस के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया तो बड़े स्केल पर समस्या पैदा हो सकती है। हमने देखा किस प्रकार से मुंबई के बांद्रा में माइग्रेंट वर्कर्स इकट्ठा हो गए एक जगह पर, वो मांग करने लगे हमें घर भेजा जाए। गुजरात के सूरत में भी इसी प्रकार की सिचुएशन देखने को मिली। ऐसी सिचुएशन और जगहों पर भी देखने को मिल सकती हैं अगर सरकार ने समय रहते वल्नरेबल सेक्शंस का ख्याल नहीं रखा। तो इससे हमारा जो सोशल ऑर्डर है वो और भी ज़्यादा गड़बड़ा सकता है और ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होगी हमें यानी सरकार को और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कोविड-19 पर काबू पाने में। क्योंकि देखो सोशल फैब्रिक अगर बिगड़ जाएगा तो एकजुटता जो है समाज में वो ख़त्म हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में सरकार प्रोटेस्ट को काबू करे, क्राइम को रोके या फिर कोविड-19 की महामारी पर काबू पाए। तो अभी सरकार को ये चाहिए मैसिव इन्वेस्टमेंट करें हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, सोशल सिक्योरिटी में। जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था उसे एक्सपेंड किया जाए। हमने कल भी डिस्कस किया था कैसे एक्सपेंड करना है। ज़्यादा लोगों को रिलीफ का लाभ मिलना चाहिए, ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, मतलब 1000 रुपये नहीं 5000 रुपये, और लंबे समय तक मिलना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हमने कल के आर्टिकल में डिस्कस किए थे। ये सब चीज़ें देखो ना सिर्फ वल्नरेबल सेक्शंस की वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, बल्कि अगर इंडिया ये चाहता है कि कोविड-19 की महामारी के ख़त्म होने के बाद इंडिया एक बड़ी पावर के रूप में इमर्ज हो, क्योंकि चाइना से लोग दूर जाने लगेंगे, विभिन्न देश ट्रेड करना कम करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया को फ़ायदा हो सकता है। तो इंडिया को फ़ायदा तभी होगा ना जब लोगों का खास करके वल्नरेबल सेक्शंस का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर उनका सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो इंडिया जो है अपनी प्रॉब्लम से ही घिरा होगा और इंडिया पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड ऑर्डर में ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, एक बड़ी वर्ल्ड पावर के रूप में इमर्ज नहीं हो सकेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट से संबंधित और पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया का स्थान क्या होगा, कैसे इंडिया अपने आप को बड़ी पावर के रूप में इस्टेब्लिश कर सकता है। हालांकि इससे संबंधित तो लास्ट में एक तो पॉइंट ही थे। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 आर्टिकल्स को डिस्कस किया। सबसे पहले वर्चुअल कोर्ट्स, दूसरे नंबर पे वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव यानी डिसरप्शन, और तीसरे नंबर पर कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।